दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानियों दिल्ली, मॉस्को, पेरिस, वॉशिंगटन और बीजिंग में इस समय जो हलचल दिखाई नहीं दे रही, वही सबसे खतरनाक है। युद्ध के मैदानों में अब भी गोलियां नहीं चल रही, आसमान में मिसाइलें नहीं दहाड़ रही, लेकिन बंद कमरों में ऐसे फैसले लिखे जा रहे हैं जो आने वाले 50 वर्षों तक दुनिया की सैन्य ताकत का संतुलन तय करेंगे। इसी बीच भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसका हर फैसला केवल रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतिक पहचान बनने वाला है। एक तरफ फ्रांस के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित खरीद और छठी पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम में साझेदारी की चर्चा तेज हो रही है, तो दूसरी तरफ रूस ने ऐसा प्रस्ताव सामने रखा है जिसने पूरी वैश्विक रक्षा राजनीति में सनसनी फैला दी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भारत कौन सा विमान खरीदेगा, बल्कि यह है कि भारत अपने भविष्य का मालिक बनेगा या किसी और की तकनीक पर निर्भर रहेगा। मॉस्को से आई इस पेशकश ने सबसे पहले भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञों को चौंकाया। बताया जा रहा है कि रूस अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स, घातक लंबी दूरी की मिसाइलें और कई संवेदनशील तकनीकों का पैकेज भारत को देने के लिए तैयार है। पहली नजर में यह प्रस्ताव किसी भी वायुसेना के लिए बेहद आकर्षक दिखाई देता है। चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की संख्या लगातार बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी आधुनिक तकनीकों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में अगर भारत को तुरंत स्टेल्थ क्षमता मिल जाती है तो यह सामरिक दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या यह प्रस्ताव वास्तव में भारत की ताकत बढ़ाने आया है, या फिर यह भारत के सबसे बड़े स्वदेशी रक्षा सपने को कमजोर करने की रणनीति है? भारत वर्षों से अपने स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम पर काम कर रहा है। यह केवल एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसा स्टेल्थ विमान बनाना है जो भविष्य की हर चुनौती का सामना कर सके और भारत को विदेशी निर्भरता से मुक्त कर दे। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत बड़ी संख्या में विदेशी स्टेल्थ विमान खरीद लेता है तो स्वाभाविक रूप से AMCA की प्राथमिकता प्रभावित हो सकती है। बजट, संसाधन और राजनीतिक इच्छा शक्ति तीनों पर दबाव बढ़ेगा। यही कारण है कि रूस का यह प्रस्ताव जितना आकर्षक दिखाई देता है, उतना ही विवादास्पद भी बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बनाती है फ्रांस की रणनीति। फ्रांस लंबे समय से भारत के साथ रक्षा सहयोग को केवल व्यापार नहीं, बल्कि दीर्घकालिक साझेदारी के रूप में प्रस्तुत करता आया है। राफेल सौदे के बाद दोनों देशों के बीच भरोसा पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। अब यदि भारत भविष्य की छठी पीढ़ी की लड़ाकू तकनीक में फ्रांस के साथ कदम बढ़ाता है, तो उसे केवल विमान ही नहीं, बल्कि भविष्य की एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिल सकती है। ऐसे में रूस की अचानक सक्रियता को कई विशेषज्ञ महज संयोग नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जवाब मान रहे हैं। दूसरी ओर चीन इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर रखे हुए है। बीजिंग अच्छी तरह जानता है कि यदि भारत को आधुनिक स्टेल्थ क्षमता जल्दी मिल जाती है तो एशिया में शक्ति संतुलन बदल सकता है। अभी तक चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की संख्या के आधार पर बढ़त का दावा करता रहा है, लेकिन यदि भारत आधुनिक स्टेल्थ प्लेटफॉर्म, लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें और उन्नत नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता हासिल कर लेता है तो यह बढ़त चुनौती में बदल सकती है। यही वजह है कि कई वैश्विक विश्लेषक मानते हैं कि भारत का अगला रक्षा निर्णय केवल दक्षिण एशिया नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करेगा। लेकिन कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा अभी बाकी है। रूस का प्रस्ताव केवल विमान बेचने तक सीमित नहीं बताया जा रहा। चर्चा यह भी है कि इसमें तकनीकी सहयोग, संयुक्त उत्पादन और भविष्य में अपग्रेड की संभावनाएं भी शामिल हो सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो भारत के सामने दुविधा और गहरी हो जाएगी। एक ओर तत्काल सैन्य शक्ति, दूसरी ओर दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता। दोनों रास्ते अपने अपने फायदे और जोखिम लेकर खड़े हैं। निर्णय जितना आसान दिखाई देता है, वास्तव में उतना है नहीं। इतिहास भी भारत को एक महत्वपूर्ण सबक देता है। दशकों तक विदेशी हथियारों पर निर्भर रहने के कारण कई बार भारत को स्पेयर पार्ट्स, तकनीकी सहायता और राजनीतिक दबाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यही अनुभव आज आत्मनिर्भर भारत अभियान और स्वदेशी रक्षा उत्पादन की सबसे बड़ी प्रेरणा बना है।
इसलिए यदि आज फिर कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है जिससे घरेलू परियोजनाएं पीछे चली जाएं, तो आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत चुका सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि सुरक्षा के क्षेत्र में केवल भविष्य की तैयारी पर्याप्त नहीं होती, वर्तमान की चुनौतियों का समाधान भी उतना ही जरूरी होता है। यही कारण है कि भारतीय नीति निर्माताओं के सामने सबसे कठिन प्रश्न खड़ा है। क्या सीमित संख्या में विदेशी स्टेल्थ विमान लेकर तत्काल क्षमता बढ़ाई जाए और साथ ही AMCA को पूरी गति से जारी रखा जाए, या फिर विदेशी खरीद को सीमित रखकर पूरा ध्यान स्वदेशी विकास पर लगाया जाए, भले ही कुछ वर्षों तक क्षमता का अंतर बना रहे। दोनों विकल्पों के अपने समर्थक हैं और दोनों के पीछे मजबूत तर्क मौजूद हैं। दुनिया के सबसे बड़े रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले कुछ महीने भारत की वायु शक्ति के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। एक तरफ फ्रांस की भविष्य की तकनीक, दूसरी तरफ रूस की तत्काल ताकत और तीसरी तरफ भारत का अपना स्वदेशी सपना। इन तीनों के बीच जो फैसला होगा वही अगले कई दशकों तक भारतीय वायुसेना की दिशा तय करेगा। यह केवल खरीद का मामला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति, तकनीकी स्वतंत्रता और वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रश्न है। अब निगाहें केवल दिल्ली पर टिकी हैं। क्या भारत तात्कालिक सैन्य बढ़त को प्राथमिकता देगा? क्या वह आत्मनिर्भरता के अपने सबसे बड़े सपने पर अडिग रहेगा, या फिर ऐसा संतुलित रास्ता चुनेगा जिसमें विदेशी सहयोग भी हो और स्वदेशी विकास भी पूरी गति से आगे बढ़े? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जो फैसला होगा उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी। वह मॉस्को, पेरिस, वॉशिंगटन, बीजिंग और दुनिया के हर उस वॉर रूम में सुनाई देगी जहां भविष्य के युद्धों की रणनीति लिखी जा रही है। शायद यही कारण है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भारत के अगले कदम का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि यह फैसला केवल एक विमान का नहीं, बल्कि आने वाले 50 वर्षों के वैश्विक शक्ति संतुलन का फैसला भी बन सकता है। दोस्तों, ठीक उसी वक्त जब भारत 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने की फाइनल मुहर लगने के करीब पहुंच गया है, जब फ्रांस के साथ मिलकर 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने की महाडल लगभग फाइनल होने वाली है, जब भारत व्लादिमीर पुतिन ने अपना सबसे खूंखार और हैरान कर देने वाला दांव क्यों चल दिया है, भारत से दूर फेंकने और भारत को हमेशा के लिए रशियन वेपनरी का मोहताज बनाए रखने का यह कोई बहुत बड़ा गहरा दांव है। क्या सच में बंद कमरों के अंदर रूस भारत को सीधे 6th जनरेशन की वो महाविनाशक तकनीक ऑफर कर रहा है जिससे दुश्मन के रडार पलक झपकते ही अंधे हो जाएंगे? हवा के अंदर उड़ने वाला ड्रोन कमांड सेंटर Su-57 क्या भारत को रातों रात चीन के खूंखार J-20 का काल बना देगा, या फिर इसके पीछे रूस की कोई गहरी मजबूरी और चालाकी छुपी हुई है? अगर यह रशियन विमान इतना ही घातक और अचूक है, तो पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने इसे भारत के सबसे बड़े स्वदेशी सपने यानी आमचा के लिए सीधे तौर पर मौत की घंटी क्यों करार दे दिया है? क्या महज 8 या 10 रशियन जेट्स खरीदने का वो लालच भारत के 15,000 करोड़ के स्वदेशी प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए कब्र में दफना देगा? आखिर भदौरिया ऐसा क्या जानते हैं जो इस चकाचौंध के पीछे छुपाया जा रहा है? इस पूरे खेल को समझने के लिए आपको सबसे पहले उस टाइमिंग को समझना होगा जिसे इस वक्त रूस ने इस्तेमाल किया है। भारत के रक्षा गलियारों में इस समय एक खामोश लेकिन बेहद तेज रणनीतिक हलचल चल रही है। भारतीय वायुसेना की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इस प्रतियोगिता में फ्रांस का राफेल सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इसके साथ ही भारत अपने स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA परियोजना को भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए अत्याधुनिक इंजन तकनीक और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर अमेरिका की GE और फ्रांस की सैफरन जैसी कंपनियों के साथ बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है। भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, बल्कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहा है। यही कारण है कि मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य की हर बड़ी रक्षा डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्थानीय निर्माण और मेक इन इंडिया सबसे महत्वपूर्ण शर्तें होंगी। ऐसे समय में रूस ने भी भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसने रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
दशकों तक भारत का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार रहा रूस अच्छी तरह समझता है कि यदि उसने इस निर्णायक दौर में भारत का विश्वास खो दिया तो आने वाले 40 से 50 वर्षों तक भारतीय लड़ाकू विमान बाजार में उसकी भूमिका बेहद सीमित हो सकती है। इसी कारण रूस ने केवल एक फाइटर जेट बेचने की पेशकश नहीं की है, बल्कि उसने एक व्यापक रणनीतिक पैकेज प्रस्तुत किया है जिसमें अत्याधुनिक तकनीक, हथियार प्रणाली, प्रशिक्षण और भविष्य के सहयोग की संभावनाएं भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार रूस ने भारत को लगभग 8 से 10 सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर जेट तत्काल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। यह संख्या लगभग आधे स्क्वाड्रन के बराबर होगी। रूस का तर्क है कि भारत को एक साथ बड़ी संख्या में विमान खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इन विमानों को एक अस्थायी समाधान के रूप में शामिल किया जा सकता है ताकि भारतीय वायुसेना 5वीं पीढ़ी की तकनीक का अनुभव प्राप्त कर सके। जब तक भारत का AMCA पूरी तरह तैयार होकर सेवा में नहीं आता, तब तक भारतीय पायलट सुखोई 57 के माध्यम से स्टेल्थ ऑपरेशन, आधुनिक एवियोनिक्स, सेंसर फ्यूजन, डेटा लिंक और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली का व्यावहारिक अनुभव हासिल कर सकते हैं। यह अनुभव भविष्य में स्वदेशी विमान के संचालन और विकास दोनों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। सुखोई 57 रूस का अब तक का सबसे उन्नत ऑपरेशनल स्टेल्थ लड़ाकू विमान माना जाता है। इसमें सुपर क्रूज क्षमता, लंबी दूरी की मारक क्षमता, उन्नत रडार, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तथा हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले कई अत्याधुनिक हथियारों को ले जाने की क्षमता है। रूस का दावा है कि यह विमान कठिन युद्ध परिस्थितियों में भी उच्च स्तर का प्रदर्शन करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त भारत पहले से ही बड़ी संख्या में सुखोई 30 MKI का संचालन करता है, इसलिए रखरखाव, प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक्स के स्तर पर भी कुछ समानताएं भविष्य में उपयोगी हो सकती हैं। हालांकि इस प्रस्ताव के सामने कई गंभीर प्रश्न भी खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत ऐसे समय में किसी विदेशी 5वीं पीढ़ी के विमान पर निवेश करेगा जब उसका स्वयं का AMCA कार्यक्रम निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुका है। भारत लंबे समय से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता दे रहा है। यदि बड़ी संख्या में विदेशी स्टेल्थ विमान खरीदे जाते हैं तो इससे स्वदेशी परियोजना की गति और संसाधनों पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर, यदि केवल सीमित संख्या में विमान लिए जाते हैं और उनके साथ महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग भी प्राप्त होता है, तो यह भारतीय वायुसेना के लिए एक उपयोगी अंतरिम समाधान साबित हो सकता है। रूस की इस पेशकश के पीछे एक और रणनीतिक उद्देश्य भी दिखाई देता है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की रक्षा निर्यात क्षमता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और आर्थिक दबावों का असर पड़ा है। ऐसे में भारत जैसा बड़ा और विश्वसनीय साझेदार रूस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि भारत सुखोई 57 कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर शामिल होता है तो रूस को आर्थिक लाभ के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत संदेश देने का अवसर मिलेगा कि उसका सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आकर्षण बनाए हुए है। भारत के सामने विकल्प आसान नहीं है। एक ओर फ्रांस के साथ गहरा होता रक्षा सहयोग, राफेल की सफलता, इंजन तकनीक पर संभावित साझेदारी और भविष्य के 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर अनुसंधान की संभावनाएं हैं। दूसरी ओर रूस का तत्काल उपलब्ध 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है जो भारतीय वायुसेना की वर्तमान क्षमता में तेजी से वृद्धि कर सकता है। वहीं तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विकल्प स्वदेशी AMCA है जो भारत को दीर्घकालिक रणनीतिक स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। अंततः भारत का निर्णय केवल किसी एक विमान की खरीद तक सीमित नहीं होगा। यह फैसला आने वाले कई दशकों तक भारतीय वायुसेना की तकनीकी दिशा, रक्षा उद्योग की आत्मनिर्भरता, वैश्विक रणनीतिक साझेदारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रूपरेखा तय करेगा। इसलिए सरकार और वायुसेना हर पहलू का गहन अध्ययन कर रही है। चाहे रूस का सुखोई 57 हो, फ्रांस का राफेल हो या भारत का AMCA, अंतिम उद्देश्य एक ही है: भारतीय वायुसेना को ऐसी क्षमता प्रदान करना जो भविष्य के किसी भी युद्ध क्षेत्र में देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। आने वाले वर्षों में लिया गया यह निर्णय भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण रक्षा फैसलों में से एक माना जा सकता है,
इसके अंदर दोस्तों रडार को चकमा देने वाली स्टेल्थ कैपेबिलिटी, इंटरनल वेपन बे यानी हथियारों को अंदर छिपाकर ले जाने की खूबी और बेहद एडवांस सेंसर्स लगे हैं। चीन लगातार लाख के ऊपर अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स की तैनाती को बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत को तुरंत एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आंख के अंदर आग डालकर J-20 को हवा के अंदर ही भस्म कर सके। और दोस्तों यहीं पर रूस ने इस डील के अंदर एक ऐसा हथियार जोड़ दिया है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। रूस ने इस विमान के साथ अपने सबसे खतरनाक और घातक मिसाइल R-77 को जोड़ दिया है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि उसका एक्सेस भी वो भारत को देने की कोशिश कर रहा है। चीन की जिस PL-15 मिसाइल से पूरी दुनिया खौफ खाती है, यह मिसाइल उसे हवा के अंदर ही राख कर देने की कुत रखती है। आखिर दोस्तों इस R-77 के अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना खूंखार बनाता है? तो दोस्तों दरअसल ये एक बियर्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल है जिसकी अनुमानित रेंज 200 किलोमीटर तक है। लेकिन दोस्तों इसकी असली ताकत इसकी रेंज नहीं है, बल्कि इसके अंदर लगा हुआ ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर और एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड यानी कि SR रडार है। आमतौर पर जब कोई मिसाइल दागी जाती है तो वह अपनी पूरी ऊर्जा शुरुआत में ही लगा देती है। जब वह दुश्मन के विमान के पास पहुंचती है यानी कि अपने टर्मिनल फेज के अंदर होती है, तब तक उसकी ऊर्जा और गति बहुत ही कम होने लगती है और एक चालाक पायलट तेजी से मनोवर करके उस मिसाइल से बच निकलता है। लेकिन दोस्तों R-7 में का ड्यूल पल्स मोटर इस गेम को पूरी तरह से बदल देता है। यह मिसाइल अपने टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंचने के बाद अपना दूसरा इग्निशन स्टार्ट करती है। इसका मतलब यह है कि टर्मिनल फेज के अंदर इसकी स्पीड और एनर्जी अचानक से 200 हो जाती है।